विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने लोह तुला पाठ के प्रथमतः चतुर्थ प्रश्न पर्यंतम तक जो प्रश्न थे उनको हल किया था। आज की कक्षा में हम पंचतः सप्त प्रश्न पर्यंतम तक जो प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। हमारा जो प्रश्न है वह प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र, अर्थात जहां पर एक पद है उसे हमें रेखांकित करना है और वह पद क्या होगा विद्यार्थियों? अलग अलग दिया हुआ है, क के अंदर अलग है, ख के अंदर अलग है। इसी प्रकार से जो शेष प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों में हमें जो पद है उसे रेखांकित करना है, वह अलग अलग दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ल्यप प्रत्ययः नास्ति, अर्थात हमें 1, 2, 3 और 4 पद दिए हुए हैं। उन 4 पदों में से जो ल्यप प्रत्यंत पद नहीं है उसे हमें क्या करना है विद्यार्थियों? रेखांकित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ल्यप प्रत्यंत पद नहीं है उसे हम ढूंढ कर रेखांकित करते हैं। अब विद्यार्थियों, सर्वप्रथम विचारणीय बात यह है कि हमने पाठ के दौरान या पिछले पाठों के अंदर हमने जाना कि ल्यप प्रत्यय वही होता है जहां पर त्वा प्रत्यय होता है। अब विद्यार्थियों, त्वा प्रत्यय जहां पर होगा उसमें यदि अगर उपसर्ग की बात की गई हो तो वहां पर ल्यप प्रत्यय होता है। तो अब हम सरलता से जो पद दिए हुए हैं उनमें से ल्यप प्रत्यंत पदों को छांट सकते हैं। देखिए, विहस्य में वि उपसर्ग है, संबोध्य में सम उपसर्ग है, आदाय में आंग उपसर्ग है। तो अब विद्यार्थियों हमारे पास में सिर्फ एक पद अलग बचा है, वह क्या है? लोह सहस्त्रस्य। तो यही पद अलग हुआ और इस कथन के अनुसार ल्यप प्रत्यय नास्ति, उसे क्या करना है? रेखांकित करना है। तो हम इस पद को रेखांकित कर देते हैं या हम इसको उत्तर के रूप में अलग लिख लेते हैं। अब जो लोह सहस्त्र से पद है वह क्या है विद्यार्थियों? यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अगला प्रश्न, यत्र द्वितीया विभक्ति ही नास्ति। अब हमें किसे रेखांकित करना है? जहां पर द्वितीय विभक्ति नहीं है। श्रेष्ठिनम, यहां पर द्वितीय विभक्ति है। स्नानोपकरणम, यहां पर भी द्वितीय विभक्ति है और कार्य कारणम, यहां पर भी द्वितीय विभक्ति है। अब हमें उस पद को अलग छांट लिया है, सत्वरम। अब इस पद को हम अलग लिखकर देखते हैं कि इसके अंदर द्वितीय विभक्ति नहीं है। तो क्या है? सत्वरम है विद्यार्थियों। यह नपुंसकलिंग का पद है, यहां पर प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। इस कारण से हम इसको अलग करते हैं और उसे क्या करते हैं? रेखांकित। तो विद्यार्थियों, हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और इसे रेखांकित करते हैं। देखिए, अब हमारा उत्तर होगा यहां पर लोह सहस्त्रस्य और यहां पर होगा सत्वरम। हमने दोनों पदों को रेखांकित कर दिया है। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, अर्थात हमें वहां पर रेखांकित करना है जिसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है। अब विद्यार्थियों, जो पश्यत है उसमें षष्ठी विभक्ति है, श्रेष्ठिन है उसमें षष्ठी विभक्ति है, सभ्यानाम है उसमें षष्ठी विभक्ति है और जो स्ववीर्यतः है उसके अंदर षष्ठी विभक्ति नहीं है। वहां पर क्या है? वहां पर स्ववीर्य पद है और उसके अंदर तसिल प्रत्यय है और तसिल प्रत्यय पंचमी विभक्ति के अंदर प्रयुक्त किया जाता है। तो अब हमें किस पद को रेखांकित करना है विद्यार्थियों? हमारा अब पद होगा स्ववीर्यतः। अब हम उसे रेखांकित करते हैं और उत्तर देते हैं। ठीक है, अब आगे के प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। आगे का प्रश्न है हमारे पास विद्यार्थियों, संधिनाम संधि विच्छेदनम व रिक्त स्थानानि पूरयत। संधिना संधि विच्छेदनम व, यहां पर यह प्रश्न यह कहना चाहता है कि कुछ पद ऐसे दिए हुए हैं जो संधि से युक्त हैं, उन्हें हमें संधि विच्छेद करना है और कुछ पद ऐसे हैं जो संधि विच्छेद हैं तो उन्हें हमें क्या करना है? संधि से युक्त करना है। इस प्रकार से जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न के आधार पर जो रिक्त स्थान है उन रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। देखिए, सर्वप्रथम हमारे पास क्या है विद्यार्थियों? श्रेष्ठ्याः। तो यहाँ पर जो द्वितीय पद है वह दिया हुआ है लेकिन प्रथम पद यहाँ पर नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? प्रथम पद लिखना है। यहाँ पर
जो संधि युक्त पद है वह नहीं है, संधि विच्छेद युक्त पद है। यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ है, द्वितीय पद नहीं है। यहाँ पर संधि युक्त पद नहीं है, और यहाँ पर भी प्रथम पद नहीं है, और यहाँ पर संधि युक्त पद नहीं है। अर्थात जहाँ जहाँ पर भी रिक्त स्थान है उन रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है और इस प्रश्न को हल करना है। तो चलिए विद्यार्थियों, जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करते हैं और किस प्रकार से उसकी पूर्ति की गई है वह भी हम समझते हैं। देखिए, हमारे पास में यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ था, उस रिक्त स्थान पर हमने लिखा श्रेष्ठी। श्रेष्ठी इसलिए लिखा विद्यार्थियों क्योंकि हमारा जो पूर्व पद दिया हुआ है संधि युक्त पद वह दिया हुआ था श्रेष्ठ्याः। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ई है और ई के स्थान पर क्या आदेश होता है? य, क्योंकि यहाँ पर यण संधि का प्रसंग है उसके स्थान पर यह आदेश हुआ। अब यह आदेश होने के बाद में हम देखते हैं विद्यार्थियों आगे क्या है? आ। तो अब इस य को इस आ के अंदर मिला देंगे तो पद क्या बनेगा? या। यहाँ तक हमने इसको देखा है, इसको समझा है। अब उसके बाद जो शेष पद थे उन शेष पदों को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे हमारे पास में यह था श्रेष्ठ, क्योंकि ये हमने यहाँ से निकाल ली थी, और इसके बाद में है। तो अब जो पूरा पद है उसको अगर एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा विद्यार्थियों? देखिए यहाँ पर ई नहीं था, हमने यहाँ पर ई लिखा था, इस ई को हम हटा देते हैं और इसको सही कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ था यहाँ पर? ये श्रेष्ठ। तो अब विद्यार्थियों इस पूरे पद को हम एक साथ कर लेते हैं। श्रेष्ठ आधा ही है, यहाँ पर श्रेष्ठाः। तो यह पद हमारे सामने आ जाता है। इस प्रकार से हमने यदि अगर विच्छेद किया है तो वह विच्छेद सही है, यह हमने जान लिया है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों द्वावपि, यह पद हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर प्रश्न के रूप में दिया हुआ है, यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ा हुआ था। अब हमने यहाँ पर जो दो पद दिए हुए हैं उन दोनों पदों को संधि युक्त करके यदि अगर हम यहाँ पर लाते हैं तो वह इसके समान होगा। तो देखते हैं क्या हमारा जो उत्तर है वह सही है अथवा गलत है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर अगर हम पदों को अलग करते हैं तो द्व, यहाँ पर औ है और यहाँ पर है अपि। अब विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं कि ओ है, तो ओ का जो प्रसंग है वह आता है विद्यार्थियों अयादि संधि के अंदर। अयादि संधि के अंदर ओ के स्थान पर विद्यार्थियों क्या आदेश होता है? आव आदेश होता है। अब मान लो यदि अगर हम ऐसा मानते हैं कि यह अयादि संधि का प्रसंग है और यहाँ पर आव आदेश होता है, तो यहाँ हमारे पास में द्व पहले से है और अपि आगे लिखा हुआ है। ठीक है। अब विद्यार्थियों ये ए इस व के अंदर मिला देते हैं और यहाँ पर द आधा है तो ये आ इसके अंदर मिला देते हैं। तो अब हमारा पूरा पद क्या होगा? द्वा और व आधा है, ए उसमें से लिया व और पी। हाँ, यह हमारा पद सही है क्योंकि हमने देख लिया कि यहाँ पर द्वावपि लिखा हुआ पहले से है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? अयादि संधि। और यहाँ पर कौन सी संधि थी? यण संधि। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, हमारे पास में यह पद वहां पर दिया हुआ है, यह दिया हुआ है और यहाँ पर रिक्त स्थान यह छोड़ा हुआ था और वहां पर उत्तर क्या लिखा हुआ है? उपार्जिता। तो विद्यार्थियों देख लेते हैं, अगर इन दोनों के मिलने से अगर यह पद हमारे पास में आ जाता है तो इसका मतलब है कि जो हमने लिखा है वह सही है और पूर्ण रूप से उत्तर हमारा यही है। देखिए विद्यार्थियों, पुरुष के अंदर जो श है उस श को आधा करके हमने वहां से ए को निकाल लिया। आगे हम देखते हैं कि उ लिखा हुआ है और पद है पारजिता। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसको पूरा लिख देते हैं एक बार। पुरुष ए और उ। अब विद्यार्थी यहाँ पर ए है और आगे उ है। ऐसी परिस्थिति के अंदर कौन सी संधि होती है? वहां पर होती है विद्यार्थियों गुण संधि और उस स्थान पर आदेश होता है ओ। क्या आदेश होता है विद्यार्थियों? ओ। अब यहाँ पर हमारे पास में जो श है वह आधा है, अगर उस श के अंदर हम ओ मिला दे तो पद क्या बनेगा? यहाँ पर जो वर्ण है वह अलग क्या हो जाएगा? शो। अब जो पूरा पद है उसको एक साथ यहाँ पर उतार देते हैं, पुरुषो और पारजिता। पद पूरा बन जाता है पुरुषो पारजिता, पुरुषो पारजिता। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो हमने दो पदों को मिलाकर जो पद बनाया है वह पद हमारे पास में इसी के अनुरूप आता है, तो इसका मतलब है कि हमारा उत्तर सही है। अब यहाँ पर हमने देखा कि संधि कौन सी है विद्यार्थियों? यहाँ पर संधि है गुण संधि।
यथेच्छया। यहाँ पर विद्यार्थियों ये दोनों पद दिए हुए थे और यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ा हुआ था, रिक्त स्थान में हमने लिखा यथेच्छया। अब देखते हैं कि क्या ये वास्तव में सही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आ अंत में है और उसके आगे ई है। अब विद्यार्थियों वही परिस्थिति है, अनुकूल है। यहाँ पर हमने देखा था ए के बाद में ऊ था, यहाँ पर ए के बाद में या आ के बाद में ई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर ए हो जाता है। यह भी गुण संधि का प्रसंग है। बाकी पद अगर हम उसी के अनुरूप लिखते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने रहता है। अब हम देखते हैं कि थ आधा है, तो यह अगर इसके अंदर हम मिला दें ए को तो क्या पद बनेगा, या थे, और आगे का पद छ या। क्या जो हमारा उत्तर है वह इससे मिलता है? हाँ बिल्कुल विद्यार्थियों, वह इससे मिला हुआ है। इसका मतलब है हमारा उत्तर सही है और पूर्ण रूप से सही हमने किया है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर यह पद हमारे सामने वहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ा हुआ था और उपकरण आगे लिखा हुआ था। अर्थात जो हमने यहाँ पर पद लिखा है स्नान, वह सही है या नहीं है उसे देखते हैं एक बार। स्नान यहाँ पर अ है, आगे उ है। अभी विद्यार्थियों हमने देखा था कि यह गुण का प्रसंग है। गुण क्या होता है, यहाँ पर ओ, तो स्नान, इस प्रकार से हमने इसमें से ए निकाल लिया था, इधर से उ, तो पकरणम। अब उस ओ को हम इस न के अंदर मिला देते हैं क्योंकि यह आधा है पहले से ही, तो हमारा पद क्या बनेगा, स्नानोपकरणम। यह इससे मिलता है। इसका मतलब है कि हमारा जो उत्तर लिखा हुआ है वह पूर्णतः सत्य है। उसी प्रकार से स्नानार्थम विद्यार्थियों, स्नान प्लस अर्थम, यह अंत में ए, इधर भी ए है, ए और ए मिलकर आ बनेगा। यहाँ पर प्रसंग विद्यार्थियों श्रवण दीर्घ संधि का, तो यहाँ पर ए, इस न में से हमने जो ए निकाला था उसको पूर्ण रूप से वापस मिलाने पर ना बनेगा, तो पद क्या बनेगा, स्नानार्थम, स्नानार्थम। इस प्रकार से यह पद बनकर तैयार होता है। अब हमने इस संधि के अंदर जो प्रश्न थे उस प्रश्नों के अंदर हमने जान लिया है कि हमारे जो सारे उत्तर हैं वह सही है, उनको प्रकरण के अनुसार हमने जाना है। अब विद्यार्थियों आगे की ओर अग्रसर होते हैं। हमारे पास में जो 7वां प्रश्न है वह प्रश्न है समास का। तो यहाँ पर विद्यार्थियों दिया हुआ है समस्त पदम विग्रहम विग्रहम व लिखत, अर्थात यहाँ पर भी संधि की तरह रिक्त स्थान छोड़े हुए हैं। कहीं पर विग्रह लिखा हुआ है और समस्त पद छोड़ा हुआ है, कहीं पर समस्त पद लिखा हुआ है और विग्रह छोड़ा हुआ है। उसी प्रकार से हमें इस प्रश्न को हल करना है। जहाँ पर विग्रह रिक्त स्थान में है वहाँ पर विग्रह पूर्ण करना है, और जहाँ पर समस्त पद रिक्त स्थान में है वहाँ पर समस्त पद हमें पूर्ण करना है। तो विद्यार्थियों देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्नानस्य उपकरणम। अब हम इस समास के प्रसंग को यदि अगर हल करें तो विद्यार्थी यहाँ पर एक सीधी और सामान्य सी बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो पहला पद है उसका मूल पद हमें इस प्रश्न के अंदर लेना है और उपकरणम को उसी प्रकार से लिखना है। देखिए यहाँ पर हम लेते हैं पद ठीक है, यह पद हमने ले लिया, इसका मूल पद हमने लिया स्नान और आगे का लिया हमने उपकरणम। अब यहाँ पर हम संधि कर लेते हैं। अब हमने अभी संधि के प्रसंग में पढ़ा था कि ए के बाद में ऊ है तो वहाँ पर गुण संधि होगी और ओ होगा। पद क्या बनेगा विद्यार्थियों, स्नानोपकरणम, यह पद हो जाता है। अब यह समस्त पद हमें यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है, स्नानोपकरणम। अब जैसे गिरि गुआयाम है उसका पद भी उसी प्रकार से, धर्मस्य अधिकारी धर्माधिकारी, और विभवहीन है उसके पद भी उसी तरह से हमें लिखना है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं कि इस प्रश्न के अंदर आगे क्या है। अब विद्यार्थियों हमने वही परिस्थिति ली थी, पद हमने बनाया था स्नानोपकरणम, पद वहां पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लेते हैं गिरेह गुहायाम, अर्थात जो पर्वत की गुफा, यहाँ पर इसका अर्थ लिया हुआ है। ऊपर वाला जो पद था उसमें अर्थ लिया हुआ था स्नान के उपकरण,
अर्थात वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रसंग था। तो जो पदच्छेद किया गया, जो विग्रह किया गया, वह किस प्रकार से किया गया? स्नानस्य उपकरणम स्नानोपकरणम। अब पर्वत की गुफा, तो उसी हिसाब से इसका जो विग्रह है वह किया गया है। क्या किया गया है विद्यार्थियों? गिरेहे गुहायाम, अर्थात पर्वत की गुफा। उसी प्रकार से धर्मस्य अधिकारी, धर्म का अधिकारी, धर्माधिकारी क्या कहलाएगा विद्यार्थियों? धर्माधिकारी। धर्मस्य में से हमने मूल पद धर्म लिया और अधिकारी को उसी प्रकार से यथास्थान हमने लिखकर पद बनाया धर्माधिकारी। अब यहाँ पर जो अ था, यह अ दोनों आपस में मिलकर सवर्ण दीर्घ संधि हुई और पद बना हमारे पास में धर्माधिकारी। विभवेन हीना, विभव से हीन, तो पद क्या बनता है? विभवहीनः। इस प्रकार से जो विग्रह थे वहां पर विग्रह, और जहां पर समस्त पद था वहां पर समस्त पद के जो रिक्त स्थान थे उनको हमने पूर्ण किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों हमारे सामने? यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया लोहतुला इति कथायाः सारांशम संस्कृत भाषया लिखत। यथापेक्षम अर्थात जहां तक हो सके वहां अधोलिखित शब्दों की सहायता से लोहतुला इस कथा का सारांश संस्कृत भाषा में लिखो। यह हमारा प्रश्न है। और पद क्या दिए हुए हैं विद्यार्थियों? जो पद या शब्द जो दिए हुए हैं वह क्या क्या है वह हम एक बार देख लेते हैं। वणिक पुत्र है, वणिक का पुत्र, लोहतुला लोहे की तुला, वृत्तांतम घटना, श्रेष्ठिनम सेठ को, गतः गया हुआ, स्नानार्थम स्नान के लिए, अयाचत मांगा, ज्ञात्वा जानकर, प्रत्यागतः वापस लौटकर, और प्रदानम दिया हुआ। इस प्रकार से कुछ शब्द दिए हुए हैं। उन शब्दों का उपयोग करते हुए हमें लोहतुला जो हमारा पाठ है उस पाठ का सारांश हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए विद्यार्थी उसका सारांश लिखते हैं। सर्वप्रथम हम उसका जो शीर्षक है वह शीर्षक लिखते हैं लोहतुला। उसके बाद में उन पदों को उपयोग करते हुए हमें वाक्य निर्माण करना है और उस कथा का निर्माण करना है। एकः जीर्णधनः नामकः वणिक पुत्रः आसीत्। इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो एक वाक्य है उसका निर्माण किया है। तस्य पार्श्वे एका लोहतुला आसीत्, निर्धनः भूत्वा स लोहतुलां श्रेष्ठिनः गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा विदेशं गतः। प्रत्यागतः श्रेष्ठिनं लोहतुलाम् अयाचत। श्रेष्ठी उवाच सा तु मूषकै भक्षिता। ततः श्रेष्ठीपुत्रेण सह स्नानार्थं गतः। तेन श्रेष्ठीपुत्रः गिरिगुहायां निक्षिप्तः। श्रेष्ठिनः पृष्ठः स अवदत्, बालः शेनेन अपहृतः। विवदमानौ त्वौ राजकुलं गतौ। धर्माधिकारिणः सर्वं वृत्तान्तं ज्ञात्वा परस्परं तुला शिशु प्रदानं च कृत्वा तौ संतुष्टौ अकुर्वन्। इस प्रकार से उन पदों का प्रयोग करते हुए हमने एक कथा का सारांश यहाँ पर प्रस्तुत किया है। चलिए उस कथा के सारांश का अध्ययन हम पुनः करते हैं और उसका अनुवाद भी हम करते हैं। देखिए, एकः जीर्णधनः नामकः वणिक पुत्रः आसीत्। एक जीर्णधन नाम का व्यापारी का पुत्र था। तस्य पार्श्वे एका लोहतुला आसीत्। उसके पास में एक लोहे की तुला थी। निर्धनः भूत्वा स लोहतुलां श्रेष्ठिनः गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा विदेशम गतः। निर्धन होकर वह लोहे की तुला को सेठ के घर निक्षेप भूताम से तात्पर्य है कि ब्याज के रूप में रखकर, किसके रूप में रखकर विद्यार्थियों? उसे धरोहर के रूप में रखकर विदेशम गतः, विदेश गया। प्रत्यागतः वापस लौटने पर श्रेष्ठिनम लोहतुलाम अयाचत, वह श्रेष्ठ से लोहे की तुला को मांगता है। सेठ से जो धरोहर के रूप में रखी गई तुला थी उसे वापस मांगता है।
श्रेष्ठी उवाच, श्रेष्ठी कहता है सा तो मूषिकै भक्षिता, वह तो चूहों के द्वारा खा ली गई है। ततः सह श्रेष्ठी पुत्रेण सह स्नानार्थम गतः है, उसके बाद वह श्रेष्ठी पुत्र के साथ, सेठ के पुत्र के साथ स्नान के लिए गया। तेन श्रेष्ठी पुत्र है गिरि गुहायाम निक्षिप्त है, वह उस सेठ के पुत्र को गुफा के अंदर ढक देता है या रख देता है या छिपा देता है। इस प्रकार से इस वाक्य का अर्थ है। श्रेष्ठिनः पृष्ठः स अवदत्, श्रेष्ठी के पूछने पर वह उसने कहा बालः शयनेन अपहृतः, बालक को बाज के द्वारा अपहरित कर लिया गया है, अपहरण कर लिया गया है। विवदमानौ त्वौ राजकुलम गतौ, विवाद करते हुए वे दोनों राजा के दरबार में गए। धर्माधिकारिणः सर्ववृत्तान्तं ज्ञात्वा परस्परं तुलाशिशु प्रदानेन च कृत्वा तौ संतुष्टो अकुर्वन्, धर्माधिकारियों के द्वारा सभी वृत्तांत जानकर परस्पर एक दूसरे को तुला शिशु प्रदानम च कृत्वा, जिसको तुला थी उसे तुला देकर और जिसका शिशु था उसे शिशु देकर, तौ संतुष्टो अकुर्वन्, उन दोनों को संतुष्ट उन्होंने किया। इस प्रकार से जो शब्द थे उन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमने कथा का सारांश लिखा है। अब विद्यार्थियों, जो हमारा पाठ है उस पाठ के जो आगे के भाग हैं उस भाग के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक भाषिक विस्तार के रूप में कुछ दिया हुआ है, उसे भी हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या है। वहाँ पर दिया हुआ है विद्यार्थियों, तसिल प्रत्यय पंचमी विभक्ति के अर्थ में तसिल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर कहा गया है कि जो तसिल प्रत्यय है उस तसिल प्रत्यय का प्रयोग पंचमी विभक्ति के अर्थ में किया जाता है। अब विद्यार्थियों, हम यह जानते हैं कि जो पंचमी विभक्ति है उसका अर्थ अलग होने के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहला उदाहरण दिया हुआ है वह क्या है, ग्रामात। अब यहाँ पर हम यदि अगर इस पद का अर्थ लगाते हैं तो अर्थ हमारे पास में आता है गांव से, अर्थात कोई भी प्रसंग हो रहा है तो वह प्रसंग अलग होने के अर्थ में है। जैसे किसी व्यक्ति से कहें तो वह कहता है कि वह बालक गांव से आता है, तो श बालक ग्रामात आगच्छति। उस प्रकार से वाक्य बनता है कि अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप पंचमी विभक्ति के स्थान पर तसिल प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर उदाहरण देखा कि ग्रामात के स्थान पर उन्होंने क्या लिखा, ग्रामतः है। ग्राम शब्द है, उसके तसिल प्रत्यय लगने पर क्या बनेगा, ग्रामतः पद बना विद्यार्थियों। अब उसी प्रकार से आदेह है, उसके आदितः अगर तसिल प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, आदितः। आदि शब्द है, उसके अगर तसिल प्रत्यय लगेगा तो बनेगा आदितः, और यदि अगर पंचमी विभक्ति में बनाएंगे तो क्या बनेगा, आदेह। अब यहाँ पर एक उन्होंने उदाहरण दिया है, उस उदाहरण को समझते हैं, देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। छात्र है विद्यालयात आगच्छति, छात्र विद्यालय से आता है। यह हमने एक संस्कृत के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण किया है। अब इस वाक्य में हम पंचमी के स्थान पर तसिल प्रत्यय से युक्त पद का प्रयोग करते हैं तो पद बनेगा विद्यार्थियों, छात्र है विद्यालयतः आगच्छति, छात्र विद्यालय से आता है। यहाँ पर यह जो वाक्य है वह यह प्रस्तुत करता है कि यदि अगर आप चाहें तो पंचमी विभक्ति से युक्त पद के स्थान पर तसिल प्रत्यय से युक्त पद का प्रयोग कर वाक्य निर्माण कर सकते हैं, अथवा पंचमी के स्थान पर तसिल प्रत्यय से युक्त पदों का प्रयोग कर सकते हैं। शेष उदाहरणों को देखते हैं। इसी प्रकार से यदि अगर गृह पद है या गृह शब्द है, उस शब्द के अंदर अगर तसिल प्रत्यय लगाएंगे तो पद बनेगा गृहतः और पंचमी में बनेगा गृहात। तंत्र में यदि अगर तसिल लगाएंगे तो पद बनेगा तंत्रतः और पंचमी विभक्ति के अंदर बनता है तंत्रात। प्रथम जो शब्द है उसके अंदर अगर तसिल प्रत्यय लगाएंगे तो पद बनता है प्रथमतः और पंचमी विभक्ति में पद बनता है प्रथमात। आरंभ में यदि अगर तसिल प्रत्यय लगाते हैं तो पद बनता है आरंभतः और अगर पंचमी विभक्ति के अंदर इसका प्रयोग करते हैं तो पद बनता है आरंभात। इन सभी का अर्थ हम एक बार देखते हैं। देखिए, गृहात मतलब घर से, तंत्रात तंत्र से और प्रथमात
प्रथम से और आरंभात आरंभ से। इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी अलग होने का अर्थ प्रयुक्त होता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है, और वहाँ पर पंचमी के स्थान पर हम चाहें तो तसिल प्रत्यय से युक्त पद का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। आगे यह बताते हैं विद्यार्थियों कि जो प्रसंग है वह प्रसंग द्वितीय विभक्ति का है, और द्वितीय विभक्ति के अंदर भी यहाँ पर उपपद विभक्ति का प्रयोग किया गया है। देखिए किस प्रकार से इन्होंने कहा कि कुछ अव्यय दिए हुए हैं, उन अव्ययों का प्रयोग यदि अगर वाक्य के अंदर किया जाता है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। वह कौन कौन से हैं? अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, समया, निक्सा, हा और प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात इन्होंने कुछ शब्द दिए हैं जो अव्यय हैं, अगर उनका प्रयोग किया जाता है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयुक्त अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, वहां पर द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होगी। इस प्रकार से जो कथन है वह कहना चाह रहा है। यथा जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या है विद्यार्थियों? गृहम अभितः वृक्षाः सन्ति। घर के दोनों ओर, अभितः घर के दोनों ओर, वृक्षाः सन्ति वृक्ष हैं। अब जो अभितः पद है, अभितः इसके आधार पर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से विद्यालयम परितः द्रुमः सन्ति, तो परितः के योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है विद्यालयम। ग्रामम उभयतः नद्यो प्रवहतः, यहाँ पर उभयतः के योग के अंदर, ग्रामम के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से हा दुराचारिणम, हा से तात्पर्य है विद्यार्थियों धिक्कार से, अरे धिक्कार है दुराचारियों पर। इस प्रकार से जो हा है उसके योग के अंदर यहाँ पर दुराचारिणम के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से देखिए आगे विद्यार्थियों, निक्सा के योग में क्रीड़ा क्षेत्रम निक्सा तरणतालम अस्ति। निक्सा से तात्पर्य है पास में, तो क्रीड़ा क्षेत्र के पास में तरणताल है। बालक विद्यालयम प्रति गच्छति, बालक विद्यालय की ओर जाता है। नगरम समया औषधालय विद्यते, समया से तात्पर्य है पास में, तो नगर के पास में औषधालय स्थित है। ग्रामम सर्वतः गोचारण भूमि ही अस्ति, गांव के चारों ओर गोचारण भूमि है। इस प्रकार से पद आता है। क्या आता है विद्यार्थियों? ग्रामम सर्वतः गोचारण भूमि ही अस्ति, गांव के चारों ओर गोचारण भूमि है। अर्थात यहाँ पर सर्वतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब विद्यार्थियों जो अंतिम प्रसंग था उस प्रसंग में हमने दो चीजें देखी। एक तो तसिल प्रत्यय से युक्त जो पद है उनका प्रयोग पंचमी विभक्ति के लिए किया जाता है, और उसके बाद में अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारा पाठ है उस पाठ के प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं, और हमने इस पाठ का अध्ययन पूर्ण रूप से कर लिया है। अब विद्यार्थियों हम अगले वीडियो में मिलते हैं नए विषय के साथ, नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।